नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर में आपका स्वागत है। कोविड की नई गाइडलाइन आ चुकी है और पूरे देश में स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग संस्थान पूरी तरह से खुल चुके हैं। इस समय हम हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में। हमारे साथ है डॉक्टर सुभाष चंद्र, सहायक आचार्य संस्कृत विभाग के। इनसे हम बात करेंगे खासकर संस्कृत विषय को लेकर कि इस विषय के अंदर आने वाले समय में क्या संभावनाएं हैं, संस्कृत भाषा आज कहाँ खड़ी है और नया सीज़न जो शुरू हुआ है यूनिवर्सिटी में, तो उसको लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, लगभग 20-22 महीने बाद आप खुले प्रांगण में आए हैं, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं? ये बड़ा दुर्भाग्य था हमारे देश का, क्या पूरे विश्व का, कि पूरा हमारा सिस्टम जो है बंद हो गया था। हम बड़े उत्साहित हैं। हमारी भी एक लाइफ घर में कैद हो गई थी। हमारा काम ऐसा था घर में कि ऑनलाइन क्लासेज लेना। होता ये था कि हमारे पास घर में बच्चे भी हैं, वाइफ भी वर्किंग है, हमारे पास रूम ही नहीं होते थे, कहाँ पे क्लास लेंगे, और हम तैयार भी नहीं थे। अब तो हमारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली स्टूडेंट के लिए जिनका 2-2 साल गुजर गया बिना कॉलेज लाइफ का। उनकी कॉलेज लाइफ पूरी स्पॉइल हो चुकी थी, बट अभी बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। तो ये जो एक ट्रेंड चला है कि ऑनलाइन, एक कोरोना के बाद एक ऑनलाइन मार्केट बहुत बूम किया था, हर जगह ऑनलाइन, तो आपको लगता है कि क्या उतना मानसिक और शैक्षणिक विकास हो पाता है क्या ऑनलाइन में? शिक्षा सिर्फ और सिर्फ एक हम पुस्तकीय ज्ञान नहीं पता कर सकते। जी जी, हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, हमारा कैंपस भी आना होता है, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं, टीचर स्टूडेंट से इंटरेक्शन भी होता है। ऑनलाइन माध्यम से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर था कि ऑनलाइन माध्यम में जो बहुत तेज़ी से विकसित हुआ, बहुत सारी डिवाइसेज आई हैं, बहुत सारा मार्केट भी एक बूम किया है। ये ज़रूर फ़ायदा था कि जो 2 साल का लॉस होने वाला था बच्चों का, वो लॉस नहीं होने दिया। जी जी, और सबको डिग्री टाइम से मिली, सारे एग्ज़ाम भी हुए, सारी चीज़ें हुई, तो ये एक उसका पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन क्लासरूम टीचिंग को कुछ रिप्लेस नहीं करता। जी जी, अब हम संस्कृत भाषा के ऊपर बात करते हैं कि संस्कृत देश की बहुत संस्कृति से जुड़ी भाषा मानी जाती है। तो आपने इस भाषा के अंदर अपने आप को निपुण करने का कैसे सोचा, या किसी ने प्रेरित किया? 2 चीज़ें हैं। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताऊं तो शायद लोगों को ज़्यादा समझ आएगा कि क्या संस्कृत के साथ हम कर सकते हैं और संस्कृत हमें क्या दे सकती है। मेरी एजुकेशन गांव में हुई, और फिर मैं... कौन से गांव? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। आजमगढ़ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया। फिर एमए मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी इसी डिपार्टमेंट से किया, जहाँ मैं आज कार्यरत हूँ। और मैंने संस्कृत ग्रामर से किया, और मुझे सौभाग्य मिला एमफिल पीएचडी मैंने जेएनयू से किया। अच्छा। और वहाँ मैंने संस्कृत के साथ अन्य विषय कंप्यूटर साइंस को जोड़ करके रिसर्च किया, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे आईटी सेक्टर में एज ए रिसर्च साइंटिस्ट जॉब मिल गई सीडैक में, सेंटर ये संस्कृत भाषा के दम पर? संस्कृत भाषा के दम पर कंप्यूटर से उसका एप्लीकेशन बनाने के। अच्छा अच्छा। तो वो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग में मैं था, 8 साल तक मैंने काम किया। फिर 2014 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया। अब संस्कृत के कई सारे एस्पेक्ट हैं जो हम आज देखते हैं। संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है और एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। भाषा के रूप में तो बहुत ही समृद्ध है, सबसे ज़्यादा लिटरेचर संस्कृत भाषा में है। इवन ऐसा भी कहा जाता, पूरा विश्व लेवल पे ही पूरा वैश्विक बात है कि संस्कृत भाषा में जो ज्ञान निहित है वैसा कहीं नहीं है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत जो है बौद्धिक रूप से प्राचीन काल में बहुत ही उन्नत था। जी जी। अब उस उन्नत ज्ञान को खोजने के लिए जो कुछ डॉक्यूमेंटेड था वो संस्कृत भाषा में था। अगर हमें उस ज्ञान तक पहुंचना है तो ऑब्वियसली हमें संस्कृत पढ़ना होगा। इसीलिए पूरा विश्व संस्कृत पढ़ने के लिए जो है बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये आ गया भाषा के रूप में। भाषा में 2 चीज़ें हैं, भाषा हमेशा परिवर्तित होती है। संस्कृत के साथ भी ये हुआ, भाषा में परिवर्तन हुआ। संस्कृत से ही अन्य भाषाएं निकली जो बोलचाल की भाषा है। जी जी। संस्कृत अपने स्वरूप में बनी रही, आज भी वैसे लिखी जा रही, पढ़ी जा रही है। लेकिन जो उसका मुख्य पहलू है, अगर हम संस्कृत के शास्त्रों को लेकर रिसर्च करें तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा साइंस का या टेक्नोलॉजी का विषय हो जो हमारे संस्कृत में ना हो। नहीं, एक बड़ा आपने सही कहा कि जो पौराणिक ज्ञान है वो संस्कृत भाषा में। पर सर,
हम देख रहे हैं कि जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है बच्चों को 5वीं के बाद, तो पंजाबी है, उर्दू है, कोई विदेशी भाषा है, तो वहाँ संस्कृत पिछड़ती जा रही है। तो क्या ये मानसिकता है एक लोगों की कि यार संस्कृत में कुछ हो नहीं सकता? इसमें कई कारण हैं। एक तो जो संस्कृत पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, कुछ कारण रहा कि हम लोगों तक को बता नहीं पाए कि संस्कृत में क्या करियर बना सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि हम जब पढ़ाई कर रहे हैं, आगे हमारे पेरेंट्स या सोसाइटी में चीज़ें हैं कि हम आगे करेंगे क्या इस चीज़ को पढ़ के। तो संस्कृत के साथ ये रहा कि जो संस्कृत के जानने वाले लोग हैं इस बात को शायद बताने में समर्थ ना हो पाए हों कि इसमें क्या क्या करियर के ऑप्शंस है। और मैं अगर बताऊं आपको, हर लेवल पे संस्कृत के करियर के ऑप्शन, अगर आप संस्कृत से बीए ऑनर्स कर रहे हैं तो वो सारे ऑप्शन आपके पास है जो अन्य भाषा या अन्य विषय वालों के साथ है। लाइक अगर आप नॉन टीचिंग में जाना चाहते हैं, एसएससी क्लियर करना चाहते हैं, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, आपके पास भी सारे वही ऑप्शंस हैं। या फिर आप यूपीएससी करना चाहते हैं, आपको ही उतनी ही स्वतंत्रता है या उतना ही वरीयता मिलती है जो मिलेगी जितना बाकी सब्जेक्ट वालों को मिलेगी। उसके बाद ऑप्शन बचता है आप पीजी करिए। पीजी के बाद और भी ऑप्शंस खुलते हैं। लाइक मैं अगर छोटी सी बात यूनिवर्सिटी में करूं तो जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, ये सारी पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन बचता है आप रिसर्च की तरफ फोकस करिए। तो रिसर्च में बहुत सारी संभावनाएं हैं। भाषा विज्ञान का संस्कृत से बहुत बड़ा रिलेशन है, तो पूरा दुनिया भाषा विज्ञान का बहुत बड़ा स्कोप है। और दूसरी चीज़ है, अगर आप उसको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं तो हम जैसे बात कर रहे हैं तकनीक में अगर जोड़ते हैं, जैसे मैंने रिसर्च किया तो जो हमारा एक सिस्टम है ASR, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन। अच्छा, जैसे गूगल का है, हम बोलते हैं मशीन समझ जाता है और सर्च भी कर सकते हैं, सारा रिएक्ट कर सकते हैं। वो बिना भाषा के ज्ञान के नहीं हो सकता है। अगर भारतीय भाषाओं के लिए एप्लीकेशन बनाना है तो संस्कृत भाषा का ज्ञान होना आपको जरूरी नहीं। तो अब आपने जैसे गूगल का बोला, तो हम अगर संस्कृत में बोलेंगे तो गूगल उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है? ऑब्वियसली कर लेगा। अच्छा। अगर उसमें दो चीजें हैं, संस्कृत भाषा के लिए गूगल ने तो अभी नहीं बनाया है। अच्छा। लेकिन अगर संस्कृत भाषा के जितने लोग गूगल में हिंदी भाषा के लिए बना रहे हैं वो संस्कृत के लिंग्विस्ट जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, कोई ऐप वगैरह में अभी यूज हो रही है भाषा ये संस्कृत आज के समय में? हाँ, बहुत सारी ऐप हैं जो इंडिपेंडेंट लोगों ने डेवलप किया है संस्कृत भाषा के लिए, जहाँ संस्कृत बोलने से उसका टेक्स्ट टू स्पीच, जो ब्लाइंड लोग स्पेशली टेक्स्ट हम देते हैं तो पढ़ के सुनाता है, तो बहुत सारे संस्कृत के लिए भी डेवलप हुआ है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है, OCR संस्कृत के लिए भी बनाए गए हैं। मशीन ट्रांसलेशन के लिए अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, एक प्रपोजल दिया मिनिस्ट्री को हमने कि संस्कृत से भारतीय भाषाओं में अनुवाद। अच्छा। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, तो शायद वो अप्रूव भी हो। अब हम जैसे प्राचीन भारत की बात करें, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय बहुत अपने आप में नाम है, तो क्या वहाँ पे मुख्य भाषा संस्कृत थी? और दूसरा इसमें सवाल है कि क्या उस समय का जो स्टडी मटेरियल है वो पूरी तरह से दूसरी भाषाओं में कन्वर्ट होकर आम लोगों तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा? दो सवाल है इसमें, दो एस्पेक्ट हैं। पहला कि जो नालंदा की आप बात कर रहे हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें पहले हमारे जो शिक्षण संस्थान थे उसकी बात करनी पड़ेगी। हमारे जो प्रारंभिक रूप पे शिक्षण संस्थान थे, जब धीरे धीरे विकसित हुए, बाद में जब बौद्ध का धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ तो वो शिक्षण संस्थान बौद्ध विहार के रूप में हुए और बाद में फिर विश्वविद्यालय के रूप में कन्वर्ट हुए। अच्छा। तो भाषा का भी स्वरूप था। बौद्ध धर्म का जब प्रभाव आया, प्रायः इसमें पाली और प्राकृत अपभ्रंश, संस्कृत का ही एक दूसरा रूप, नया रूप कह सकते हैं, उस भाषा में बहुत सारे साहित्य मिलते हैं। और वहाँ पे जो स्टोर थे, पहले के जो शास्त्र हमारे थे वो संस्कृत भाषा में लिखे थे। तो विदेश से जितने लोग आते थे सब लोग पहले संस्कृत, क्योंकि जब आपको संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ना है तो आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। ये है। दूसरा, आपने जो दूसरा प्रश्न कन्वर्ट की, क्या वो जो स्टडी दूसरा प्रश्न जो आपने किया कि स्टडी मटेरियल को अनुवाद हमेशा परफेक्ट नहीं होता है। जी। अनुवाद में दो चीज़ें होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ बहुत सारे टर्म हैं। कुछ लोग भस्म, एक कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद में, हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए कि भस्म बनाते हैं, उसकी एक प्रक्रिया है पूरी। आम भाषा में राख समझते हैं और लेकिन उसकी बनाने की एक प्रक्रिया है। लेकिन उसको जब अनुवाद किया गया, अंग्रेजी में अनुवाद, तो आयरन डस्ट उसका नाम दे दिया गया, जबकि पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। आयरन लो भस्म। बिल्कुल। उसी तरीके से हमारे यहाँ एक टर्म है धर्म का हमेशा अर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज से हम ले सकते हैं। अच्छा, संस्कृत में? बिल्कुल। इसीलिए हमारे यहाँ प्राचीन काल में कभी भी
धर्म किसी के लिए अधिकार की बात नहीं की गई, हमेशा धर्म जैसे हम की बोलते बात हैं की गई। कि हमारा धर्म है कि सेवा करना, सेवा करना हमारा धर्म है, जैसे हमारा टीचर है, हमारा धर्म है पढ़ाना। तो अवधारणा ये थी इसके पीछे कि अगर हम हर कोई अपने धर्म का पालन करेगा तो सबका अधिकार अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। जी जी। तो अब जब अनुवाद उसका हुआ, इसका रिलीजन के रूप में लोगों ने कर दिया, जबकि रिलीजन का मतलब ही कुछ और हो गया। संस्कार एक पूरी प्रक्रिया है, उसको रिचुअल के रूप में लोगों ने कर दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं, यज्ञ एक पूरी प्रक्रिया उसको करने के लिए, तो उसका अलग तरीके। तो अनुवाद हर समय सही नहीं होता, तो कभी कभी क्या होता है कि जो मूल चीजें हैं अनुवाद से वो छूट जाती है। तो फिर अब जब मूल चीजें छूट जाएगी तो उसका फिर पढ़ने का फायदा भी बिल्कुल अलग ही हो जाएगा। तो एक चीज़ ये कहा जाता है कि हर जगह हम देखते हैं, चाहे सिनेमा हो चाहे साहित्य हो, कहा जाता है कि भारत के पास बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार रहा है और वो सारा इसी भाषा में है। क्या ये बात सच है? ऑब्वियसली, क्योंकि हमने नहीं इसमें कोई दो राय नहीं है, और शायद ये आम लोगों तक इसलिए भी नहीं पहुंचा है कि शायद हम उसको पहुंचाने में समर्थ भी नहीं रहे। अब जैसे हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान या जिसमें ज्ञान परंपरा है लोगों तक पहुंचाना है, तो हमें संस्कृत भाषा के माध्यम से नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आम लोगों की भाषा संस्कृत भाषा है नहीं। तो अगर हमें उस ज्ञान को अब पहुंचाना है तो हमें दूसरे भाषा का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे हिंदी इंग्लिश या जो भाषा चल रही है। लेकिन उस सहारा लेने के लिए अनुवाद वो लोग करें जो दोनों विषयों के अच्छे जानकार ज्ञाता हो, ना कि वो लोग करें जिनका एक थोड़ा सा नॉलेज है वो किसी तरीके से कर दे रहे हैं, तो वो गलत होगा। लेकिन अगर कोई संस्कृत का विद्यार्थी या शोध करता है, उसको अंग्रेजी भाषा भी आती है और या हिंदी भाषा भी आती है, वो बेहतर काम करेगा। आपने संस्कृत पे काफ़ी शोध भी किया है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि भारत के किन इलाकों में संस्कृत बोली जाती थी, या और आज कहीं पे क्या बोली जाती है, कि पहले ज़्यादा थी और अब कहीं पे है क्या? क्योंकि हमें इस चीज़ का कोई सामने नहीं आया। अभी जो अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें, बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है संस्कृत भाषा को बोलने के लिए। जैसे जो लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो तो संस्कृत भाषा में बोल रहे हैं। साउथ में कुछ एक दो गांव हैं जो आते हैं जहाँ पे कुछ लोग संस्कृत ही बोलते हैं। अच्छा। लेकिन अभी भी जो लोग पढ़ रहे हैं या संस्कृत जान रहे हैं वो लोग व्यवहार करते हैं। और प्राचीन समय बात करें तो कौन सी जगह बोली जाती थी? प्राचीन काल में पूरे भारतवर्ष की भाषा थी। अच्छा, संस्कृत। हाँ, ये कौन सी सदी की बात है? लगभग आप पाणिनि से पूर्व लगभग 5वीं शताब्दी से पहले की बात अगर आप करें, मतलब ईसा पूर्व के, तो उस समय की भाषा संस्कृत भाषा ही थी। बाद में थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आया, संस्कृत का रूप पाली प्राकृत अपभ्रंश बना, स्पेशली बौद्ध काल के समय से। अच्छा। फिर उसी भाषा से वो पूरा लंबा सा 1500 सालों का समय है, उसमें फिर प्रथम प्राकृत, द्वितीय, तृतीय, फिर उससे और भी भाषाएं निकली, मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, पैसाची, बहुत सारी। फिर वो अलग अलग पूरे भारतवर्ष में बोले जाने वाले प्रदेश के हिसाब से थी। जैसे मगध बहुत बड़ा प्रदेश था, तो वहाँ दो भाषाएं प्राचीन उस समय की बोली जाती थी, मागधी और अर्धमागधी। और वहीं से आज की भाषाओं का, जैसे भोजपुरी या हिंदी हुआ, पश्चिम में पैसाची बोली जाती थी, वहाँ से पंजाबी, गुजराती इत्यादि निकली भाषाएं। महाराष्ट्र का जो अभी भौगोलिक क्षेत्र है, वहाँ पे उस समय महाराष्ट्री बोली जाती थी, तो वहाँ से मराठी इत्यादि भाषाएं निकली। कहीं मतलब राजकीय कार्यों में यूज नहीं हो रही भारत में कहीं पे वैसे ना? उत्तराखंड में, अच्छा, वहाँ उसका राजभाषा बना दिया है संस्कृत। अच्छा, प्रयोग करने के लिए। अब एक सवाल ये है कि भारत में कई भाषाओं को अनुसूचित भाषा माना जाता है, जो संवैधानिक रूप से दर्जा है, उसमें से संस्कृत भी एक है। हाँ। पर जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो पहले और दूसरे पायदान पे नहीं टिक पाती, कि पहले या दूसरे पायदान पे हिंदी, इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज ही रहती है। तो क्या ये एक बड़े सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है कि संस्कृत को कम से कम एक सम्मानजनक स्थान मिले, कि हमारी ये धरोहर है, चाहे उसका हम व्यावसायिक इस्तेमाल ना कर पाए? दो चीज़ें हैं, एक भाषा बोलचाल की भाषा, तो मुझे लगता है अगर भाषा वैज्ञानिक कारणों की बात करें, भाषा परिवर्तन होना एक भाषा वैज्ञानिक कारण है। भाषा का स्वभाव है परिवर्तन होना, उसको अगर आप रोक के रखेंगे, कुछ दिन बाद दूसरा रूप भाषा का आ जाएगा, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। तो संस्कृत के साथ भी यही हुआ। पाणिनि ग्रामर जब बनाए तो उसका एक इतना स्ट्रिक्ट ग्रामर था कि आपको अगर व्यवहार करना है तो उस ग्रामर से इतर व्यवहार नहीं कर सकते हैं, तो उसके प्रवाह को रोक दिया गया। तो हुआ क्या कि जो कम पढ़े लिखे लोग थे वो उस तरीके से व्यवहार नहीं कर पाए, तो फिर उसके कुछ विकृत रूपों का व्यवहार किया, तो पाली प्राकृत अपभ्रंश से विकसित हो गया। जैसे मैं सिंपल उदाहरण दूं,
कि हमारे यहाँ सा की जो ध्वनि है 3 प्रकार की ध्वनि है। आपको भी पता होगा, एक दंत सा, छोटा सा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, और एक मूर्धन्य सा, और दूसरा तालव्य सा। तीनों का उच्चारण अलग अलग। सबसे आसान दंत सा का उच्चारण है। तो आज की जो भाषाएं हैं बहुत सारी, उसमें दंत सा शेष रह गए, बाकी 2 लुप्त हो गए। क्यों? क्योंकि उसका उच्चारण करना बड़ा कठिन है। जैसे मैं अपने नाम की बात करूं, मूर्धन्य ध्वनि अंत में है। तो मेरी मम्मी नहीं पढ़ी लिखी हैं, वो मुझे सुभाष बुलाती हैं। मतलब सुभाष बिल्कुल बोध तो वही हो रहा है मेरे ही नाम का, लेकिन वो शुद्ध नहीं बुला रही हैं। फिर भी जो उनका कम्युनिकेशन है वो तो हो ही रहा है। हो रहा है वो। तो लोगों के साथ भी यही, संस्कृत भाषा के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे करके मूल चीजें हटती गई, क्योंकि पाणिनि ने बोला कि आपको मूल में ही बात करनी है। तो फिर ऑब्वियसली जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे वो शिफ्ट होते गए। फिर जब भाषाएं बनी तो वही नई नई भाषाएं बनी। और आज बोलचाल की भाषा की बात करें तो हम प्रयास बहुत कर लें, उसमें कुछ डिफरेंट टाइप से प्रयास करने की जरूरत है। एक तो सामान्य संस्कृत की हमें रचना करनी चाहिए, और हालांकि हमें वो पाणिनि का नियम अलाउ भी करता है। जैसे मैं अब सिंपल उदाहरण दूं, जैसे कंप्यूटर शब्द है, हम बोलते हैं कि जैसे जो संस्कृत के विद्वान लोग वो बोलते हैं कि हम कंप्यूटर है, इसमें विभक्ति इत्यादि लगा के प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पाणिनि ने कभी मना नहीं किया जो वैयाकरण है, लेकिन हम नहीं करने देते हैं। अच्छा। तो अब जब हम आज के जो शब्द हैं उसका प्रयोग नहीं करने देंगे तो फिर बोलचाल में आना पॉसिबल नहीं होगा। कोई भी नया शब्द जब इंट्रोड्यूस होता है तो जो भाषा समाज में हो रही होती है उसके साथ में रख के हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसी पुरानी चीज़ पे करेंगे, शायद हमारे भाषा में सारे शब्द इसलिए नहीं आए क्योंकि उस समय की इन्वेंशन है ही नहीं, वो सारे आज के इन्वेंशन हैं। तो वो शब्द तो आने ही नहीं थे। अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द, जैसे अभी हम सेल्फी बड़ा फेमस हो गया। हम लोग अभी कुछ साल पहले की बात है, सेल्फी का नामो निशान तक नहीं था, और बड़ा पॉपुलर हो गया, एक्सेप्ट भी किया लोगों ने, एक्सेप्ट भी किया। बहुत सारे अन्य भाषाओं के भी शब्द इंग्लिश में आए हैं या हमारी हिंदी भाषा में भी आए हैं। एक्सेप्ट कर रहे हैं इसलिए भाषा चल रही है। जिस दिन ये एक्सेप्टेंस किसी भी भाषा में बंद हो जाएगा, शायद वो भी भाषा कुछ दिन बाद खत्म होगी और नई भाषा। सर, अंतिम सवाल कि जो संस्कृत भाषा के छात्र हैं, जो शोधकर्ता हैं, कि किस फील्ड में सबसे ज़्यादा करियर की संभावनाएं हैं संक्षेप में? संस्कृत भाषा के मैं 3-4 आयाम की बात मैं करूं। एक तो जो मेरा खुद का फील्ड है जिसको हम बोलते हैं संगणकीय संस्कृत। संस्कृत भाषा का कंप्यूटर पे क्या एप्लीकेशन है, हम इसकी बात करते हैं। जिसमें बहुत सारी चीज़ें, मशीन ट्रांसलेशन है, स्पीच रिकॉग्निशन है, सेंटिमेंट एनालिसिस है, बहुत सारे इसके टास्क हैं जिससे रिसर्च किए हुए मेरे भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मेरे सहपाठी हैं जो इस फील्ड में रिसर्च किए हैं। आज गूगल में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, अदर देन टीचिंग जॉब। दूसरी चीज़ें, हम थोड़ा सा आयुर्वेद को हम प्रायः कम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। तो अगर हम आयुर्वेद में रिसर्च करें, जो हमारा मूल टेक्स्ट सुश्रुत और चरक संस्कृत में ही लिखा हुआ है, हम उसमें करें तो हम शायद वहाँ भी जा सकते हैं, मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं आयुर्वेद में। तीसरा जो है, हम वास्तु का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है आजकल। आजकल टाउनशिप बन रहे हैं बहुत सारे जगह, और आपने देखा होगा जितने भी ऐड, हर जगह वास्तु की बात होती है। बिल्कुल। तो संस्कृत, अगर आपको वास्तु का नॉलेज है ज्योतिष से कोरिलेट करके, तो उससे अच्छा किसी के लिए स्कोप नहीं हो सकता। तो वहाँ भी एक ऑप्शन है। तीसरा, अगर आप टेक्नोलॉजी में आते हैं, आप देखिए कि अगर आप बहुत सारे करियर का ऑप्शन करें, छोटे छोटे ऐप भी आप बना सकते हैं हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज के रिवाइव करने के लिए। जैसे मेरा अभी एक प्रोजेक्ट अभी हम लोग कर रहे हैं कि हम बोलते हैं ना, आजकल के जो बच्चे हैं कल्चर्ड नहीं हो रहे, हमारे भारतीय संस्कृति को नहीं सीख रहे हैं। तो मैंने इस पर रिसर्च किया तो मुझे ये पता लगा बच्चे सीखते कहाँ से हैं, कार्टून से सीखते हैं। कितने इंडियन कंटेंट पे कार्टून है रेयर, और जो हैं भी वो एक्चुअल फॉर्म में नहीं है, उसको हम कार्टून फॉर्म में डिलीवर करें तो आई थिंक बच्चा उससे, कार्टून में उनको मजे आते हैं तो सिर्फ लर्निंग होती है। तो जो कुछ मजे तो आएगा उनको देखेंगे, और जो कुछ सीखेंगे हमारे इंडियन कल्चर की चीजें सीखेंगे। तो इस टाइप के प्रयास, अगर लास्ट अपना टीचिंग का हो ही गया। टीचिंग का तो हो ही गया। टीचिंग के बाद यूपीएससी में जा सकते, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, सारे ऑप्शन खुले हैं। यानी ये नहीं कह सकते कि इसमें स्कोप नहीं है। स्कोप नहीं है, और स्कोप उतना ही है, बट आप अच्छे हैं, अगर आप अच्छे शोध कर रहे हैं बड़े आराम से जा सकते हैं। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो संस्कृत भाषा पे आपने बताया, क्योंकि बहुत सारे श्रोता उनको नहीं पता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।